पर साथियों हमारी 9th क्लास की आरबीएससी की कंप्यूटर की बुक चल रही थी जो रीट मेंस और 4th ग्रेड के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साथियों। और साथ में साथियों क्वेश्चन सीरीज भी हमारी चल रही थी, 4 वीडियो कंप्लीट हो चुकी है, उनको भी आप देख सकते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने करवाए हैं और विस्तार से साथियों आपको समझाया भी है। और साथियों यहाँ पर कंप्यूटर के 2 चैप्टर हमने जो है यहाँ पर कंप्लीट कर लिए हैं और 7 वीडियो जो साथियों वो कंप्लीट हो चुकी है। आप जो है पिछले वीडियो साथियों देख सकते हैं, काफ़ी फायदा साथियों आपको होगा, क्योंकि साथियों ये बुक्स जो होती है आरबीएससी वो हमारा बेस होती है। इनको पढ़ने साथियों हमें जो है आगे पढ़ने में, क्वेश्चन याद करने में साथियों काफ़ी आसानी हो जाती है। तो साथियों पिछले वीडियो आप जरूर देखें। अब साथियों पार्ट नंबर 3 की हम यहाँ पर स्टार्ट करने वाले हैं। देखिए कंप्यूटर संचार एवं नेटवर्क के बारे में साथियों इस वीडियो में देखने वाले हैं। कंप्यूटर संचार साथियों क्या होता है और किस तरीके से साथियों इसका काम होता है, सारी चर्चा साथियों करने वाले हैं। तो साथियों यहाँ पर जो है जुड़े रहिए वीडियो के साथ और अधिक से अधिक अपने साथियों के साथ भी शेयर करना। देखिए किसी कंप्यूटर का भरपूर उपयोग तभी संभव है जबकि वह अन्य कंप्यूटर से जुड़ा हो। वर्तमान युग में यदि कोई कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर से किसी प्रकार से नहीं जुड़ा है तो वह अधिक उपयोगी सिद्ध नहीं होगा। कंप्यूटर किसी बड़े नेटवर्क अथवा इंटरनेट से जुड़ा है तो बहुत उपयोगी प्रमाणित हो सकता है। तो साथियों जो इंपॉर्टेंट चीज़ें वो हम आपको बताते जाएंगे और साथ में आप जो है नोट्स साथियों यहाँ पर बना लेना, शॉर्ट नोट तैयार कर लेना। ये देखिए साथियों कंप्यूटर किस तरीके से संचार है वो किस तरीके से काम करता है, आप चित्र के माध्यम से देख सकते हैं। ये साथियों यहाँ पर सैटेलाइट के माध्यम से जो है सारा कुछ साथियों यहाँ पर काम चलता है। अब साथियों यहाँ पर डाटा संचार की आवश्यकता क्यों हुई, आप सबको पता है कि डाटा संचार की हमें आवश्यकता जो है वो क्यों हुई थी। तो देखिए परंपरागत साधनों से सूचनाओं के आदान प्रदान में काफ़ी समय लगता है तथा इसकी कीमत भी निरंतर बढ़ती जा रही है, जबकि कंप्यूटर की मदद से संचार अति तीव्र गति से होता है। तो साथियों हम संचार जैसे मान लो कि पुराने ज़माने में हम किसी से मिलने जाते थे, मान लो कि बात करनी, तो साथियों हमें जो है खुद पैदल चलकर या गाड़ी में बैठकर चलना पड़ता था। लेकिन साथियों अब संचार के माध्यम से साथियों हम जो है घर बैठे कमरे में बैठे हैं और किसी से बात करनी है दुबई में बैठे, तो साथियों हम फ़ोन जो है यहाँ पर मिला लेंगे, कॉल कर लेंगे उसको और वीडियो के माध्यम साथियों हम उसको देख भी सकते हैं। इस तरीके से साथियों यहाँ पर इसकी जो है आवश्यकता हुई थी और अब ये तीव्र गति से काम इसका हो रहा है और काफ़ी उपयोग साथियों यहाँ पर ये हो रहा है। आप देखिए साथियों प्रेषण माध्यम के बारे में हम देखने वाले कि प्रेषण माध्यम क्या होता है कि प्रेषक यानी कि सेंडर व प्राप्तकर्ता के बीच डेटा संचरण के लिए किसी भौतिक माध्यम का होना आवश्यक है। इस माध्यम को प्रेषण माध्यम अथवा संचार चैनल कहते हैं। और ये साथियों देखिए प्रेषण माध्यमों को सामान्यतः 2 भागों में बांटा जा सकता है। पहला तार वाले माध्यम, दूसरा होता है बेतार यानी कि वायरलेस होता है। एक तो वायरलेस होता है, एक जो है वायर वाला साथियों यहाँ पर होता है। अब देखिए साथियों तार वाले प्रेषण माध्यम कौन कौन से होते हैं, देखिए यहाँ पर देखिए एक तो होता है ट्विस्टेड पेयर केबल। क्या होता है ट्विस्टेड पेयर केबल? होता है नेटवर्किंग के लिए प्रयुक्त होने वाला ये सबसे पुराना और सस्ता साधन है। आगे देखिए साथियों जो इंपॉर्टेंट है वही चीज़ें हम देखने वाले हैं और आपको क्या करना है साथियों शॉर्ट नोट तैयार करने हैं। ये देखिए साथियों ट्विस्टेड पेयर केबल आप यहाँ पर देख सकते हैं। और साथियों ये जो है 2 प्रकार के होते हैं, कौन कौन से होते हैं उनके नाम यहाँ पर देख लीजिए साथियों। एक तो होता है अनसिल्टेड ट्विस्टेड पेयर केबल होता है और एक होता है यहाँ पर दूसरे की बात करिए, देखिए आप चित्र के माध्यम से देख सकते हैं। अनसिल्टेड ट्विस्टेड पेयर केबल है वो चित्र के माध्यम से देख सकते हैं और दूसरा यहाँ पर सिल्टेड ट्विस्टेड पेयर केबल। ये आपको याद रखने है नाम और ज़्यादा कोई इसमें साथियों महत्वपूर्ण यहाँ पर नहीं है। उसके बाद साथियों आगे चलते हैं, दूसरे नंबर की बात करते हैं, ये होता है कोएक्सियल केबल। कौन सा होता है? कोएक्सियल केबल होता है और इसका मुख्य भाग तांबे का एक तार होता है जिसे कोर कहते हैं। इसके चारों तरफ एक विद्युत रोधी प्लास्टिक का आवरण साथियों होता है और संकेतों का संचरण सबसे भीतरी तांबे के तार द्वारा इसमें होता है। जो महत्वपूर्ण चीज़ें साथियों वही हमें याद रखनी है, बिना फालतू साथियों हमें चीज़ें इतनी नहीं देखनी है, केवल एग्जाम की दृष्टि जो महत्वपूर्ण साथियों वही देखेंगे। तो कोएक्सियल केबल इस तरीके से आप देख सकते हैं, ये चित्र के माध्यम से आप आराम से देख सकते हैं। और उसके बाद साथियों कोएक्सियल केबल जो होती है वो भी 2 प्रकार की होती है। कौन कौन सी? एक तो होता है थिन नेट, एक होता है थिक नेट। देखिए थिन नेट क्या होती है, ये लचीले व सस्ते होते हैं, इन्हें लगाना आसान होता है, ये अधिकतर नेटवर्किंग में काम में लिए जाते हैं। दूसरा होता है थिक नेट, ये मोटे होते हैं, आसानी से मोड़ा नहीं जा सकता है, अतः इन्हें काम में लेना कुछ कठिन होता है। इनका उपयोग केबल टीवी नेटवर्क में क्या होता है अधिक होता है। तो केबल टीवी नेटवर्क में साथियों इनका यूज जो है वो अधिक किया जाता है। अब साथियों आगे देखिए तीसरे नंबर की बात करते हैं, यहाँ पर देखिए प्रकाशीय तंतु केबल की बात करने वाले हैं। तार वाले डाटा संचरण में प्रयुक्त होने वाली ये सबसे नई प्रकार की केबल है और इस केबल में साथियों यहाँ पर देखिए विद्युत संकेतों के स्थान पर प्रकाश तरंगों का क्या होता है संचरण होता है और इसका व्यास साथियों 2 से 125 माइक्रोमीटर होता है। इतना साथियों आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। एक चीज़ और यहाँ पर देखिए इसके चारों ओर कांच की एक पतली परत चढ़ी होती है जिसे क्लेडिंग कहते हैं। तो साथियों क्लेडिंग यहाँ पर देख सकते हैं, क्लेडिंग नाम जो है साथियों यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो सकता है। आप देखिए साथियों चित्र के माध्यम से यहाँ पर देख सकते हैं ऑप्टिकल फाइबर केबल इस तरीके की होती है, आप आराम से देख सकते हैं। और आगे साथियों अब चर्चा यहाँ पर करते हैं। देखिए
जब दो भिन्न अपवर्तनांक वाले पदार्थों में प्रकाशीय संकेत भेजे जाते हैं तो भिन्न अपवर्तनांक के कारण प्रकाशीय किरणें अपवर्तित होने के बजाय परिवर्तित हो जाती है। इस प्रकार OFC की कार्य प्रणाली पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर आधारित होती है। तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कारण साथियों OFC की क्या होती है, प्रक्रिया होती है। तो साथियों ये जो वीडियो हम बना रहे हैं, ये साथियों जो ये टॉपिक बना रहे हैं, ये क्लास साथियों हम ले रहे हैं, इसको अधिक से अधिक साथियों आपको शेयर करना है और साथियों आपको क्लास है वो पूरी देखनी है। हालांकि हमें लगेगा कि साथियों क्या देखिए कोई इंपॉर्टेंट इसमें है नहीं, लेकिन साथियों ये जो है हमारा बेस मजबूत करेगी, कंप्यूटर समझने में हमारी काफ़ी सहायता करेगी और इसमें साथियों यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन जो है एग्जाम में आपके पुटअप होने वाले, तो आप आराम से साथियों समझने की कोशिश कीजिए। और जहाँ पर हम बता रहे हैं कि साथियों यहाँ से इंपॉर्टेंट है वो साथियों आपको क्या करना है, नोट यहाँ पर कर लेना है शॉर्ट नोट के रूप में। अब आगे देखिए साथियों, ये देखिए OFC द्वारा प्रकाशीय संकेतों का संचरण इस तरीके से होता है और इसके द्वारा डाटा संचरण की दर 100 मेगावाट यानी 100 MB प्रति सेकंड से 2 गीगाबाइट प्रति सेकंड तक होती है। ये चीज़ें हमें जो है याद करनी है। अब आगे देखिए साथियों, यहाँ पर बेतार प्रेक्षण जो होता है, बेतार प्रेक्षण माध्यम यानी कि वायरलेस ट्रांसमिशन मीडिया कौन कौन से होते हैं, इनमें एक कंप्यूटर से अन्य कंप्यूटर तक संकेतों के प्रसारण के लिए तार अथवा केबल का उपयोग न कर ऐसी विद्युत चुंबकीय तरंगों का इस्तेमाल किया जाता है जिनके संचरण के लिए किसी प्रकार के माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। इन्हें निर्दिष्ट माध्यम भी कहते हैं। प्रयुक्त होने वाली विद्युत चुंबकीय तरंगों और युक्तों के आधार पर मुख्य बेतार संचार माध्यम कौन कौन से निम्न है। तो साथियों देखिए वायरलेस कौन कौन से, एक तो हो गया रेडियो तरंग, पहला होता है रेडियो तरंग यानी कि रेडियो वेव के बारे में पढ़ने वाले हैं। रेडियो तरंगें आसानी से उत्पन्न की जा सकती है तथा लंबी दूरी तक पहुँच सकती है। ऊंची इमारतों व अन्य बाधाओं को ये आसानी से पार कर जाती है, अतः डाटा संचरण में इन तरंगों का बहुतायत से उपयोग हो रहा है। साथियों रेडियो तरंग काफ़ी इंपॉर्टेंट है और काफ़ी लंबी दूर तक साथियों ये पहुंच जाती है। रेडियो तरंगें प्रेषित यानी कि ट्रांसमीटर से सभी दिशाओं में विचरण कर सकती है, इससे जिससे प्रेषक व प्राप्तकर्ता का एक पंक्ति में रहना आवश्यक नहीं होता है। रेडियो संचार टेलीग्राम संदेशों के प्रसारण में काफ़ी समय से प्रयुक्त हो रहा था। ये संचार कम संचरण गति एवं न्यून आवृत्ति पर होता था, किंतु अब रेडियो प्रसारण यानी कि VHF यानी कि वेरी हाई फ्रिक्वेंसी, UHF यानी कि अल्ट्रा हाई फ्रिक्वेंसी पर साथियों ये जो है काम कर रहा है, यह संभव हो पाया। ये साथियों आप रेडियो तरंग संचरण चित्र के माध्यम से देख सकते हैं। इस तरीके से साथियों यहाँ पर जो है रेडियो तरंग संचरण काम आता है, ये देखिए चित्र के माध्यम से। अब साथियों पढ़ने वाले दूसरे नंबर का पॉइंट है, उसको साथियों आप यहाँ पर देखिए, सूक्ष्म तरंग प्रसारण क्या होता है, माइक्रोवेव ट्रांसमिशन क्या होता है। देखिए सूक्ष्म तरंग प्रसारण उच्च आवृत्ति यानी कि हाई फ्रिक्वेंसी की रेडियो तरंग के माध्यम से होता है। इस माध्यम का उपयोग कर केबल डालने की समस्या से बचा जा सकता है। जिन स्थानों पर केबल डालकर या डालना दुष्कर होता है वहाँ पर माध्यम काफ़ी उपयोगी सिद्ध होता है। तो साथियों ये भी जो है काफ़ी उपयोगी जो है बना है और आसान साथियों इसने जो है कामों को कर दिया है। अब साथ देखिए पहाड़ियों व ऊंचे स्थानों पर लगे ऊंचे टावर वास्तव में माइक्रोवेव टावर होते हैं। दूरी अधिक होने पर पृथ्वी की गोलाई भी सीधी दृष्टि रेखा में बाधक बन जाती है, फलस्वरूप संचरण बाधित हो जाता है। इस समस्या का हल प्रेषक व ग्राही के बीच परावर्तक लगाकर किया जाता है। सामान्यतः 25 से 30 किलोमीटर की दूरी पर ये रिपीटर लगाए जाते हैं। दो एक के बाद आने वाले रिपीटर जो है सीधी रेखा में होने चाहिए। उसके बाद में देखिए ये साथियों माइक्रोवेव संचरण का जो डायग्राम है वो चित्र के माध्यम से आप यहाँ पर देख सकते हैं। आगे साथियों यहाँ पर देखिए माइक्रोवेव संचरण अधिकांशतः लंबी दूरी के टेलीफोन संचार, सेल्युलर फोन, टेलीविजन कार्यक्रम प्रसारण आदि में प्रयुक्त होता है। अब साथियों तीसरे नंबर की बात करने वाले उपग्रह संचरण के बारे में यानी कि सैटेलाइट कम्युनिकेशन के बारे में बात करने वाले हैं। यहाँ साथियों ये जो है इंपॉर्टेंट है और कौन सी चीज़ इंपॉर्टेंट है उसकी चर्चा यहाँ पर साथियों देख सकते हैं। इस संचरण में सूक्ष्म तरंग संकेतों का ही उपयोग किया जाता है, किंतु इनकी आवर्ती भूमि पर माइक्रोवेव संचरण में प्रयुक्त होने वाले संकेतों से अधिक होती है। संचार उपग्रह सामान्यतः भूमध्य रेखा से 36 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित होता है, पर एक भू स्थिर कक्षा में स्थापित होते हैं। देखिए साथियों यहाँ पर प्रश्न आ चुका है कई बार कि भू स्थिर कक्षा स्थापित करते हैं 36,000 किलोमीटर साथियों किलोमीटर ऊपर जो है यहाँ पर भू स्थिर ग्रह है जो काम करता है। ये साथियों यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, वो साथियों आपको क्या करना है, याद करना है। आगे देखिए भू स्थिर कक्षा में उपग्रह की पृथ्वी के चारों ओर घूमने गति पृथ्वी की घूर्णन गति के बराबर होती है, अतः ये उपग्रह पृथ्वी के सापेक्ष सदैव एक ही बिंदु पर स्थित रहता है। तो साथियों 36,000 किलोमीटर ऊंचाई पर जो है भू स्थिर उपग्रह है वो छोड़े जाते हैं। आगे देखिए उपग्रह का संचार साधन इस तरीके से आप यहाँ पर देख सकते हैं डायग्राम के माध्यम से साथियों। अब साथियों आगे जो है जो इंपॉर्टेंट चीज़ें है उस पर चर्चा करने वाले। देखिए इस तरीके से जो है यहाँ पर
आप डायग्राम के माध्यम से देखिए, इस उपग्रह संचरण में 6 गीगाहर्ट्ज आवृत्ति के संकेतों को पृथ्वी से प्रेषित द्वारा अंतरिक्ष में स्थित उपग्रह को भेजा जाता है। तो 6 गीगाहर्ट्ज आवृत्ति के संकेतों को यहाँ पर साथियों भेज सकते हैं और लंबी दूरी यानी कि 36,000 किलोमीटर तय करने के कारण ये संकेत क्षीण हो जाते हैं। अतः उपग्रह पर लगे ट्रांसपोंडर है साथियों द्वारा इन संकेतों को शक्तिशाली बनाकर पुनः पृथ्वी पर भेजा जाता है। ये साथियों इस तरीके से आप यहाँ पर याद कर सकते हैं। आगे साथ देखिए, चौथा नंबर की पढ़ेंगे अवरक्त किरण संचरण। कौन था? अवरक्त किरण संचरण होता है यानी कि इन्फ्रारेड ट्रांसमिशन होता है। देखिए, इनमें डाटा प्रेषण के लिए अवरक्त किरणों का इस्तेमाल किया जाता है। ये एक सस्ता, सुरक्षित तथा आसानी से काम में लिया जा सकने वाला संचरण माध्यम है। इसका उपयोग मुख्यतः कम दूरी के संचरण में किया जाता है। अवरक्त किरण संचरण हेतु प्रेषक व प्राप्तकर्ता के मध्य कोई अवरोध नहीं होना चाहिए। तो ये देखिए, इंफ्रारेड संचरण इस तरीके से होता है साथियों, आप यहाँ पर देख सकते हैं चित्र के माध्यम से। अब देखिए साथियों, यहाँ पर टेलीविज़न एवं म्यूजिक सिस्टम आदि के रिमोट में संचरण के लिए अवरक्त किरणों का ही उपयोग होता है। देखिए साथियों, जो टीवी होता है या म्यूजिकल सिस्टम होता है आदि, इनका जो रिमोट होता है साथियों, रिमोट में संचरण के लिए अवरक्त किरणों का ही यूज़ करते। तो साथियों, यहाँ से एक इम्पोर्टेंट फैक्ट या क्वेश्चन बन सकता है कि टेलीविज़न एवं म्यूजिक सिस्टम में जो रिमोट होता है उसमें संचरण के लिए कौन सी किरणों का उपयोग होता है? साथियों, अवरक्त किरणों का उनमें यूज किया जाता है और इससे घर के भीतर लोकल एरिया नेटवर्क की LAN स्थापित किया जा सकता है। साथियों, LAN की फुल फॉर्म है, वो आपसे एग्जाम में पूछ सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, लोकल एरिया नेटवर्क, ये साथियों इनकी फुल फॉर्म होने यानी हो सकती है। अब साथियों, जो वाईफाई का ज़माना है वो देखिए साथियों, 5 नंबर पढ़ेंगे वाईफाई यानी कि वायरलेस फिडिलिटी। वाईफाई की फुल फॉर्म क्या होती है साथियों? वायरलेस फिडिलिटी होती है। ये वाईफाई की फुल फॉर्म होती है, इसको आपको ध्यान में रखना है। क्वेश्चन जो है 4th ग्रेड में यहाँ पर आ सकता है। देखिए, वाईफाई नेटवर्क कंप्यूटर को बिना तारों के जोड़ने का काम करने वाली आज की लोकप्रिय तकनीक है। असल में ये एक वायरलेस नेटवर्क है, WLAN। तो साथियों, विलेन है, WLAN है। इसका साथियों आपको कहना है, इसकी जो फुल फॉर्म साथियों वो आपको याद करनी है और इसकी फुल फॉर्म साथियों यहाँ पर इंपॉर्टेंट होने वाली। देखिए, वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क के नाम से जाना जाता है। IEEE यानी कि इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर पर आधारित है। वाईफाई अलायंस कंपनी का क्या है? ट्रेडमार्क है। ये साथियों आपको यहाँ पर 3-4 चीज़ें याद रखनी है। एक तो वाईफाई की फुल फॉर्म आपको याद रखनी है, WLAN का फुल फॉर्म है साथियों वो आपको याद रखना है, और IEEE यानी कि इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर पर ये आधारित है। तो ये आपको नाम याद करने हैं। आगे देखिए साथियों, जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें साथियों वो लगातार हम आपको बता रहे हैं, बस आपको क्या करना है, जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उनको आपको लिख लेना, शॉर्ट नोट्स बना लेने, एग्जाम में काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं। और ताकि आपको साथियों बुक है ये पूरी नहीं पढ़ने पड़े, इसलिए आपको जो है हम ये बुक पढ़ा रहे हैं ताकि आपको पूरी नहीं पढ़नी पड़े और आप जो इंपॉर्टेंट चीज़ें बताई जा रही है वो ये आप केवल नोट कर ले, तो शॉर्ट नोट तैयार हो जाएंगे। यानी कि 20 लगभग 10-15 पेजों में ये आपका सारी किताब और साथियों कंप्लीट हो जाएगी। देखिए, आजकल वाईफाई युक्त पर्सनल कंप्यूटर, लैपटॉप, पॉमटॉप, वीडियो गेम कंसोल, स्मार्टफोन, प्रिंटर्स व बहुत सी युक्तियों में इंस्टॉल होती है। वाईफाई समर्थित युक्ति वाईफाई इनेबल्ड डिवाइसेज इंटरनेट से जुड़े वायरलेस नेटवर्क की परास में आने बिना तार लगाए हुए इंटरनेट से जुड़ सकती है। साथियों, आप सब लाइब्रेरी में जाते होंगे, वहाँ पर भी वाईफाई लगा हुआ, तो किस तरीके से काम करता है आपने देखा होगा। तो वाईफाई के प्रतीक चिन्ह आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब साथियों, जो इंपॉर्टेंट चीज़ें उसी पर चर्चा करते हैं। देखिए, वाईफाई संचार के लिए इस्तेमाल रेडियो तरंगें सेल फोन और रेडियो के समान होती है, लेकिन फ़र्क केवल इतना है कि इनकी आवृत्ति 2.4 गीगाहर्ट्ज से 5 गीगाहर्ट्ज होती है, जो सेल फोन की आवृत्ति से बहुत अधिक होती है। वाईफाई तरंगों में ज़्यादा डाटा ले जाने की भी क्षमता होती है। वाईफाई संचार में 802.11 नेटवर्क मानकों का उपयोग किया जाता है। ये आपको याद रखना है कि वाईफाई संचार में एक टोटल जो है 802 यानी कि 802.11 मानकों नेटवर्किंग मानकों का उपयोग किया जाता है। इस तरीके से वाईफाई साथियों संचार जो है वो काम करता है, आप देख सकते हैं। और आपने देखा होगा लाइब्रेरी में आप साथियों जाते होंगे। और उसके बाद साथियों यहाँ पर वाईफाई का यूज़ दे रखा है। आप पढ़ेंगे ब्लूटूथ के बारे में। किसके बारे में? ब्लूटूथ के बारे में साथियों पढ़ेंगे, जो अभी भी काम में आता है। आप जो है नेक बैंड साथियों काम में लेते हैं, तो ब्लूटूथ के माध्यम से ये साथियों काम करता है। ब्लूटूथ एक ऐसी बेतार तकनीक है जिसके द्वारा बेकार नहीं साथियों, बेतार बिना तार के यानी कि वायरलेस विभिन्न इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण आपस में जुड़कर डेटा का आदान प्रदान कर सकते हैं। जुड़ने के लिए इसमें रेडियो तरंगों का ही उपयोग किया जाता है। ब्लूटूथ को मूलतः जो है कंप्यूटर से अन्य उपकरणों को जोड़ने वाले तारों यानी कि केबल की संख्या कम करने के लिए विकसित किया गया था। अब साथियों यहाँ पर देखिए, इस तरीके से जो है हम यहाँ पर
किससे, ब्लूटूथ से जुड़ सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं साथियों, ये आपने मोबाइल फ़ोन, टैबलेट ये देखा होगा, ये जो है ब्लूटूथ से हम क्या कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं। देखिए साथियों यहाँ पर ब्लूटूथ आप देख सकते हैं, बहुत सारे ब्लूटूथ तो आपने देखे होंगे। तो आप साथियों आगे देखिए डाटा संचरण के अब कौन कौन से रूप हैं उनके बारे में चर्चा करने वाले। देखिए डाटा संचरण के रूप यानी कि फॉर्म्स ऑफ डेटा ट्रांसमिशन के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो डाटा संचरण के लिए सामान्यतः विद्युत संकेत काम में लिए जाते हैं। दो प्रकार के होते हैं, एनालॉग और डिजिटल। तो एनालॉग और डिजिटल है, ये दो नाम काफ़ी महत्वपूर्ण साथियों। देखिए एनालॉग के बारे में पढ़ने वाले, ये संकेत समय के सापेक्ष सतत यानी कि कंटिन्यूस रूप से निरंतर परिवर्तित होते रहते हैं। एक एनालॉग सिग्नल का मान जो है एक दी गई परास में कुछ भी हो सकता है। एक टेलीफोन सिस्टम एनालॉग डाटा संचरण का उदाहरण है। डिजिटल के बारे में देखिए, ये संकेत असतत है और होते हैं। एक डिजिटल सिग्नल एक दी गई परास में कुछ मान ही ग्रहण कर सकता है। तो इस तरीके से आप यहाँ पर जो है ये देख सकते हैं, डिजिटल एनालॉग है। और ये देखिए साथियों, ये एनालॉग का डायग्राम है और ये डिजिटल का डायग्राम है, ये आप देख सकते हैं। आगे देखिए साथियों, कंप्यूटर नेटवर्क के बारे में अब यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। तो कंप्यूटर नेटवर्क मुख्य रूप से क्या है उसके बारे में साथियों यहाँ पर जानने वाले। देखिए साथियों यहाँ पर देखिए, कंप्यूटर नेटवर्क में जुड़े सभी कंप्यूटर उपकरणों के बीच के संचार माध्यम को जो है लिंक कहते हैं। क्या साथियों, लिंक कहते हैं। आपके पास साथियों जैसे लिंक आता होगा कि यहाँ पे टेलीग्राम का लिंक हो गया, इस तरीके से आपने देखा होगा साथियों। तो अब देखिए साथियों, कंप्यूटर नेटवर्क के उद्देश्य क्या है उसके बारे में यहाँ पर जानेंगे। क्या क्या इसके साथियों उद्देश्य है उसके बारे में यहाँ पर साथियों हम देखने वाले हैं। देखिए नेटवर्क का मुख्य उद्देश्य इसमें उपलब्ध सभी साधनों जैसे कंप्यूटर उपकरण, डेटा व प्रोग्रामों को मिलजुल कर काम में लेना है। यदि कोई डेटा किसी एक कंप्यूटर में नहीं किंतु नेटवर्क से जुड़े किसी अन्य कंप्यूटर में है तो उसे वहां से प्राप्त एक्सेस किया जा सकता है। डाटा प्रोसेसिंग के लिए अधिक क्षमता वाले कंप्यूटर की आवश्यकता होने पर नेटवर्क से जुड़े किसी भी सुदूर कंप्यूटर को काम में लिया जा सकता है। ये देखिए साथियों, अब देखिए यहाँ पर आगे चर्चा करते हैं। संचार माध्यमों को के रूप में इसका यूज़ होता है, यानी कि नेटवर्क से जुड़े कंप्यूटर के माध्यम से उपयोगिता परस्पर बड़ी आसानी से और तीव्र गति से संचार कर सकते हैं। नेटवर्क के माध्यम से उपभोक्ता सभी प्रकार के डाटा व सूचनाओं का आदान प्रदान कर सकते हैं। तीसरा नंबर का पॉइंट है विश्वसनीयता व उपलब्धता हो गई। 4 नंबर है लागत में क्या होती है साथियों, कमी होती है। और अब साथियों यहाँ पर देखिए कंप्यूटर नेटवर्क के उपयोग क्या क्या है। एप्लीकेशन ऑफ नेटवर्क, तो इनके उपयोग साथियों वो देखेंगे। देखिए दूर दराज की सूचना तक पहुँच, यानी कि दूर दराज बैठे साथियों हम कहीं भी जो है सूचना इंटरनेट के माध्यम से ले सकते हैं। दूसरा होता है फैक्स के बाद, देखिए नेटवर्क में से जुड़े किसी भी कंप्यूटर पर फैक्स भेजा जा सकता है और प्राप्त किया जा सकता है। इसके लिए भेजने व प्राप्त करने वाले कंप्यूटर में फैक्स मॉडेम व फैक्स सॉफ्टवेयर होना आवश्यक है। आप देखिए साथियों यहाँ पर देखिए इलेक्ट्रॉनिक मेल अथवा ईमेल भी है साथियों, हमें इसके माध्यम से संचार के माध्यम से कर सकते हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग साथियों हम यहाँ पर कर सकते हैं, यानी कि वीडियो कॉल साथियों किसी से भी इंटरनेट के माध्यम से हम कर सकते हैं। ऑनलाइन सेवा जितनी भी साथियों वो हम कर सकते हैं, जैसे हमने ऑनलाइन कोर्स ले रखा, ऑनलाइन कोर्स देख सकते हैं, वीडियो हम साथियों देख रहे हैं। ऑनलाइन शॉपिंग हो गई, ऑनलाइन बुकिंग हो गई, ऑनलाइन एजुकेशन, ऑनलाइन प्लेइंग, सब साथियों ऑनलाइन हो रहे हैं। तो ये इंटरनेट के माध्यम साथियों ये सब क्या हो रहे हैं। आगे देखिए कंप्यूटर नेटवर्क की श्रेणियों के बारे में, यानी कि कैटेगरी ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क के साथ हम देखने वाले हैं। देखिए कंप्यूटर नेटवर्क को उसके विस्तार की दूरी के आधार पर 3 श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता है। तो दूरी के आधार पर साथियों 3 विभागों में इसको बांट सकते हैं। देखिए कौन सा पहला है, लोकल एरिया नेटवर्क। कौन सा होता है, लोकल एरिया नेटवर्क होता है। और इसकी साथियों फुल फॉर्म आपको याद रखनी है, LAN साथियों इसको बोलते हैं, लोकल एरिया नेटवर्क। इसकी फुल फॉर्म आपको क्या करनी है, याद रखनी है। देखिए ये नेटवर्क एक सीमित भौगोलिक क्षेत्र जो सामान्यतः कुछ किलोमीटर का हो सकता है में फैला होता है। ये किसी कार्यालय, बड़े संस्थान अथवा कारखाने के विभिन्न कंप्यूटर द्वारा सूचना एवं संसाधनों के आदान प्रदान के काम आता है। इस नेटवर्क को सामान्यतः LAN कहा जाता है। तो साथियों इसको आप इस तरीके से समझ सकते हैं, जैसे मान लो कि आपका गांव है वो लोकल एरिया नेटवर्क हो गया। उसके बाद में साथियों आपका तहसील स्तर आएगा, फिर आपका क्या आ जाएगा साथियों, राज्य आ जाएगा। इस तरीके से हम आपको यहाँ पर समझाने वाले हैं। तो साथियों यहाँ पर देखिए LAN जो है सामान्यतः छोटे क्षेत्र में ही फैले होते हैं। जैसे किसी एक बड़े भवन या कैंपस में LAN एक मास्टर कंप्यूटर होता है जिसे सर्वर कहते हैं, तथा शेष डंब कंप्यूटर जिन्हें टर्मिनल कहा जाता है। साधारणतः एक LAN में 100 से अधिक कंप्यूटर को नहीं रखा जाता है। तो साथियों ये देखिए LAN इस तरीके से काम यहाँ पर करता है, लोकल एरिया नेटवर्क होता है। यानी कि आसपास, जैसे मान लो कि साथियों वाईफाई आपने ले रखी कहीं से, तो आसपास के जितने भी साथियों दुकान है या आसपास के ऑफिस है वो उस वाईफाई से जो है नेटवर्क ले सकते हैं। इस तरीके से लोकल एरिया नेटवर्क होता है। अब देखिए LAN में डाटा संचरण की गति जो है साथियों वो 10 से 100 मेगावाट प्रति सेकंड होती है। इतनी इसमें साथियों याद रखनी है। और
अब दूसरे नंबर की साथियों यहाँ पर बात करिए, आपका गांव की हमने चर्चा की एग्जाम्पल के रूप में। उसके बाद साथियों जैसे मान लो कि आपका जो है यहाँ पर ब्लॉक स्तर हो गया, तो देखिए या पंचायत स्तर मान सकते, तो देखिए मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क यानी कि MAN, ये साथियों आपको याद करना है। यहाँ से फुल फॉर्म पूछ सकते हैं। और फोर्थ ग्रेड या रेट मैन साथियों यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं कि मैन की फुल फॉर्म क्या होती है। तो देखिए मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क इसकी फुल फॉर्म होती है। ये नेटवर्क अपेक्षाकृत बड़े क्षेत्र में फैला होता है। इसकी भौगोलिक सीमा सामान्यतः एक शहर अथवा कस्बा होती है। मेन वास्तव में लेन का ही बड़ा रूप है। मैंने समझा साथियों, जैसे गांव हो गया वो लेन हो गया, उसके बाद आपकी पंचायत ये मान सकते ब्लॉक स्तर जो होता है पंचायत समिति, वो मान सकते मेन हो गया, क्योंकि ये लेन द्वारा काम में ली जाने वाली तकनीक का ही उपयोग करता है। अब आगे देखिए साथियों, ये देखिए आप मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क इस तरीके से काम यहाँ पर करता है। अब आगे देखिए, जैसे मान लो कि ये पंचायत है तो अलग अलग गांव साथियों इससे जुड़े होते हैं। और जो लेन होता है साथियों उसमें हमारा गांव मान सकते हैं इस तरीके से। और यह मान ली कि हमारा घर है और आसपास के पड़ोसी जो है उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, किसका, वाईफाई का, जो हमने वाईफाई लगा रखी है घर पे। और आसपास के पड़ोस साथियों जो है वाईफाई क्या कर रहे हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं। आपने पासवर्ड बता दिया, तो ये साथियों लोकल एरिया हो गया। और किसी पंचायत में लगा हो तो आसपास के गांव वाले भी इसका यूज़ कर रहे हैं, तो साथियों ये जो है मेन। इस तरीके से आप थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिए। आगे देखिए, सेलुलर फोन नेटवर्क तथा शहरों का केबल टीवी नेटवर्क मेन के ही उदाहरण, यानी कि सेलुलर फोन साथियों नेटवर्क है, सेलुलर फोन नेटवर्क हो गया। और शहरों का जो केबल टीवी साथियों वो नेटवर्क है, वो मेन का ही उदाहरण है। ये आपको याद करना है। क्वेश्चन आ सकता है कि मेन के उदाहरण है, तो देखिए सेलुलर फोन नेटवर्क या शहरों का केबल टीवी, ये इनके उदाहरण है। अब तीसरे नंबर की बात करते हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट साथियों, वो है वाइड एरिया नेटवर्क, यानी कि वाइड एरिया नेटवर्क WAN साथियों। ये एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है और अभी भी आ सकता है कि वाइड एरिया नेटवर्क इसकी फुल फॉर्म होती है WAN की। देखिए वेन की भौगोलिक सीमा अधिक विस्तृत होती है। ये पूरे देश, प्रायद्वीप अथवा समूचे विश्व में फैला होता है। वेन में देशों अथवा प्रायद्वीपों के सभी कंप्यूटर एक दूसरे से जुड़े होते हैं। ये कंप्यूटर डाटा का आदान प्रदान एवं केंद्र नियंत्रित प्रसारण भी जो है साथियों यहाँ पर क्या कर सकते हैं। अगर देखिए वेन एक बहुत ही विषम प्रकार का नेटवर्क होता है। इस नेटवर्क के कुछ भाग केबल से जुड़े हो सकते हैं, तो कुछ टेलीफोन लाइनों, ऑप्टिकल फाइबर केबल, माइक्रोवेव या उपग्रह से भी जुड़े हो सकते हैं। तो साथियों यहाँ पर फुल फॉर्म केवल आपको यहाँ पर याद करनी है। देखिए वाइड एरिया नेटवर्क साथियों देख सकते हैं, ये पृथ्वी है और अलग अलग देश साथियों इसका क्या कर रहे हैं, इस्तेमाल यहाँ पर कर रहे हैं। आप साथ देखने वाले नेटवर्क टोपोलॉजी क्या होती है। देखिए नेटवर्क टोपोलॉजी के बारे में पढ़ने वाले हैं। किसी नेटवर्क के नोड्स को परस्पर जोड़ने के तरीके को टोपोलॉजी कहते हैं। टोपोलॉजी से ही निर्धारित होता है कि नोड्स के मध्य डेटा संचरण के लिए कौन कौन से पथ उपलब्ध है या जो रास्ता उपलब्ध है। नेटवर्क स्थापित करने की लागत व जटिलता भी काफ़ी सीमा तक टोपोलॉजी पर ही निर्भर करती है। तो साथियों देखिए कौन कौन से टोपोलॉजी होते हैं उन पर चर्चा करते कि पहला होता है रेखीय या बस टोपोलॉजी होता है। इसमें सभी कंप्यूटर केबल से जुड़े होते हैं। कंप्यूटर को जोड़ने के लिए सामान्यतः कोएक्सियल केबल काम में लिया जाता है और प्रत्येक NI का एक विशिष्ट पता साथियों यहाँ पर होता है। और ये देखिए साथियों ये क्या है, रेखीय या बस टोपोलॉजी है। इस तरीके से आप समझ सकते हैं। इसमें जो इंपॉर्टेंट साथियों वो हमने बता दिया, आपको केवल नाम यहाँ पर याद करना है। वर्ताकार या वलय टोपोलॉजी हो गया, ये आप देख सकते हैं। और आगे देखिए साथियों तारा टोपोलॉजी के बारे में देखिए, स्टार टोपोलॉजी, इस तरीके से आप जोड़ सकते हैं। कोई साथियों यहाँ से इंपॉर्टेंट नहीं होने वाला है, लेकिन आप डायग्राम के माध्यम से देख सकते हैं। ये देखिए साथियों वृक्ष टोपोलॉजी की बात करते हैं। यहाँ पर देखिए वृक्ष टोपोलॉजी है, तो इस तरीके से वृक्ष टोपोलॉजी भी आप यहाँ पर साथियों देख सकते हैं। ट्री टोपोलॉजी, ये चित्र के माध्यम से आप यहाँ पर साथियों देख सकते। साथियों वीडियो को जो है अधिक से अधिक शेयर करना, काफ़ी अच्छी साथियों ये बुक है और एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण भी साथियों। यहाँ से क्वेश्चन डायरेक्ट बनने वाले हैं आपके। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर जरूर करना है। वीडियो को पूरा देखिए, पिछले 7 वीडियो भी आप कंप्लीट देखिए और क्वेश्चन करवाए साथियों, वो क्वेश्चन भी आप लगातार सोल्व करते रहिए। आगे देखिए साथियों 5 नंबर की बात करते हैं। यहाँ पर देखिए ग्राफ या जाल टोपोलॉजी के बारे में देखिए। ये देखिए ग्राफ या जो है जाल टोपोलॉजी साथियों चित्र के माध्यम से आप देख सकते हैं। अब साथियों जो महत्वपूर्ण चीज़ें वो पढ़ने वाले, यहाँ से साथियों डायरेक्ट जो है एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। और ये देखिए साथियों नेटवर्क युक्तियों के बारे में पढ़ने वाले, कौन कौन सी नेटवर्क युक्ति है। और यहाँ साथियों क्वेश्चन भी जो है लगातार बन गए हैं। फर्स्ट ग्रेड में यहाँ से साथियों क्वेश्चन आया था और अब भी साथियों चांस है रेट मेंस और फोर्थ ग्रेड में यहाँ से साथियों जो क्वेश्चन है वो पूछ सकते हैं। देखिए मोडेम के बारे में सबसे पहले पढ़ने वाले कि मोडेम जो है वो क्या होता है, किस तरीके से काम करता है। देखिए मोडेम का मुख्य उद्देश्य साथियों यहाँ पर देखिए, मोडेम का मुख्य उद्देश्य ऐसे संकेत उत्पन्न करता है जिन्हें एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर तक आसानी से तथा कम वे में भेजा जा सके। सामान्यतः हम एनालॉग फ़ोन मोडेम काम में लेते हैं। इसकी सहायता से कंप्यूटर को फ़ोन लाइन से जोड़ा जाता है। टेलीफोन लाइन पर केवल एनालॉग सिग्नल भेजे जा सकते हैं। ये देखिए साथियों इस तरीके से मोडेम जो है वो काम करता है। और एक चीज़ और यहाँ पर जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है वो देखिए साथियों,
यहाँ पर ये देखिए, डिजिटल संकेतों को एनालॉग में बदलना मॉड्यूलेशन तथा एनालॉग संकेतों को डिजिटल में बदलना जो है यहाँ पर डी मॉड्यूलेशन कहलाता है। ये चीज़ें साथियों आपको यहाँ पर याद रखनी है और ये इम्पोर्टेंट भी है। क्या है? डिजिटल संकेतों को, जो डिजिटल संकेत है उनको एनालॉग में बदलना जो है वो मॉड्यूलेशन कहलाता है। क्या कहलाता है? मॉड्यूलेशन कहलाता है। और तथा मोडेम शब्द यानी कि एनालॉग संकेतों को डिजिटल में बदलना डी मॉड्यूलेशन कहलाता है। ये दो चीज़ें आपको याद रखनी है। यहाँ से क्वेश्चन डायरेक्ट आ सकता है। कैसे आ सकता है कि डिजिटल संकेतों को एनालॉग में बदलना क्या कहलाता है? नीचे ऑप्शन दे रखे होंगे, तो मॉड्यूलेशन आपको क्या करना है? आंसर करना है। ये देखिए विभिन्न प्रकार के मोडेम आप यहाँ देख सकते हैं। अब दूसरे पढ़ेंगे, दूसरा नंबर का जो है साथियों वो है पुनरावर्तक, जिसको बोलेंगे रिपीटर। देखिए सभी संचार माध्यमों में संकेत कुछ दूर चलने के पश्चात कमजोर पड़ जाते हैं, अतः प्रत्येक माध्यम में संकेत एक निश्चित दूरी तक की साथियों जा पाते हैं। ये देखिए साथियों रिपीटर की यहाँ पर साथियों आप डायग्राम के माध्यम से देख सकते हैं। अब साथियों पढ़ेंगे एम्पलीफायर के बारे में। देखिए ये केवल सिग्नल को परिवर्तित करने का काम करते हैं। ये मुख्य संकेतों के साथ साथ अवांछित संकेतों को भी क्या करते हैं? परिवर्तित कर देते हैं। अब देखिए यहाँ पर देखिए सिग्नल जनरेशन डिवाइस, देखिए इन रिपीटर्स में जो है सिग्नल से नॉइस जो है वो साथियों को पृथक करने की क्षमता होती है। जो इंपॉर्टेंट साथियों वही हम आपको लगातार बताते हैं। देखिए ब्रिज कौन सा है और क्या है ब्रिज? तीसरा नंबर का पॉइंट है ब्रिज एक ऐसी युक्ति है जो अलग अलग संचार माध्यम प्रयुक्त करने वाले नेटवर्कों को आपस में जोड़ने का काम करते हैं। तो इस तरीके से आप यहाँ पर समझ सकते हैं। और ये देखिए साथियों ब्रिज यहाँ पर दे रखा है। आप देखिए साथियों राउटर के बारे में पढ़ने वाले हैं। यहाँ से साथियों एक दो बार क्वेश्चन बन चुका है राउटर से, तो आपको राउटर याद रखना है। राउटर भी ब्रिज की भांति अलग अलग नेटवर्कों को जोड़ने का कार्य करता है, किंतु राउटर ब्रिज की तुलना में अधिक दक्षता से कार्य करता है। ब्रिज संकेतों को केवल आगे मार्ग देता है, जबकि राउटर उन्हें परिष्कृत करके आगे भेजता है। ये आपको याद यहाँ पर करना है राउटर। ये देखिए राउटर का कार्य इस तरीके से साथियों राउटर यहाँ पर होता है। अब देखिए साथियों गेटवे के बारे में। देखिए यह भी ब्रिज राउटर की तरह अलग अलग नेटवर्कों को परस्पर जोड़ने वाली युक्ति है और इसकी सहायता से दो एकदम भिन्न प्रकार के नेटवर्कों को जोड़ा जा सकता है। तो साथियों यहाँ पर एकदम भिन्न नेटवर्कों को जोड़ा जा सकता है किसके माध्यम से? गेटवे के माध्यम से। ये साथियों यहाँ से इंपॉर्टेंट बन सकता है। आपको याद करना है कि देखिए इसकी सहायता से दो भिन्न प्रकार के नेटवर्कों को जोड़ा जा सकता है। किसके द्वारा? गेटवे के द्वारा। जो दो भिन्न नेटवर्क को जो साथियों यहाँ पर जोड़ा जा सकता है, ये साथियों आपको यहाँ पर याद रखना है। आगे देखिए गेटवे डाटा को आगे मार्ग प्रदान करने के अलावा ये डाटा को एक नेटवर्क व दूसरे नेटवर्क में भेजने से पहले उसका आवश्यक रूपांतरण भी करता है। दो एकदम भिन्न प्रकार के नेटवर्कों में प्रयुक्त होने वाले संचार प्रोटोकॉल भी भिन्न भिन्न होते हैं। ये आपको याद करने हैं। आगे देखिए होस्ट के बारे में आप पढ़ने वाले हैं। छठे नंबर का पॉइंट है वो है होस्ट। देखिए वाइड एरिया नेटवर्क में अनेक ऐसे कंप्यूटर होते हैं जिनका उद्देश्य उपयोगताओं के प्रोग्रामों का निष्पादन करना होता है। इन कंप्यूटर को होस्ट कहा जाता है। होस्ट एक संचार उपजाल परस्पर जुड़े रहते हैं। ये आपको इतना याद रखना है। एक चीज़ जो साथियों यहाँ पर देखिए सामान्यतः उपभोक्ता ईमेल, मैसेंजर, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, FTP इत्यादि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के द्वारा होस्ट से संचार करते हैं। तो आपको साथियों यहाँ पर FTP की फुल फॉर्म है वो यहाँ पर याद करनी है। आपको FTP की फुल फॉर्म होती है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। क्या होती है साथियों? फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल जो है वो FTP की क्या होती है साथियों? फुल फॉर्म होती है। ये आपको याद करना है। फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल FTP की फुल फॉर्म है, ये आपको याद करना है। अब देखिए साथियों 7वें नंबर की पॉइंट की बात करते हैं कि RJ45 संयोजक। ये पढ़ने वाले हैं RJ45 कनेक्टर के बारे में। देखिए RJ45 रजिस्टर J45 संयोजक एक भौतिक संयोजक युक्ति है जो दिखने में केबल जैसी होती है। इनका उपयोग स्थानीय दूरस्थ स्थानों पर स्थित विभिन्न दूरसंचार और डेटा उपकरणों को परस्पर जोड़ने के लिए किया जाता है। ये साथियों आप यहाँ पर देख सकते हैं, चित्र के माध्यम से आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसमें 8 पिनें होती है और RJ45 संयोजक का उपयोग सामान्यतः नेटवर्किंग, केबलिंग व टेलीफोन प्रयोगों में किया जाता है। ये देखिए साथियों आप इस तरीके से देख सकते हैं। आपने इसी जो है साथियों यहाँ पर देखा होगा। अब 8 नंबर की पॉइंट की साथियों बात कर देखिए ईथरनेट कार्ड के बारे में। यहाँ पर देखिए इसे नेटवर्क इंटरफेस कार्ड यानी कि NIC भी कहा जाता है। वास्तव में एक लेन अनुकूलक लेन एडेप्टर है। ये देख सकते हैं आप साथियों ईथरनेट कार्ड आप यहाँ पर देख सकते हैं। 9वें नंबर की बात करते हैं नोड के बंचने की। साथियों नोड के बारे में देखिए LAN से जुड़ी कोई भी युक्ति या उपकरण जैसे कंप्यूटर, प्रिंटर, प्लॉटर, मोडेम आदि नोड कहलाता है। प्रत्येक नोड का एक विशिष्ट पता यूनिक एड्रेस होता है। एक नोड लेन में स्थित किसी भी नोड से संचार कर सकता है। एक साथियों आप पढ़ने वाले हब के बारे में। ये 10 नंबर का देखिए ये LAN का एक महत्वपूर्ण घटक है जो लेन में एक बिंदु यानी केंद्र बिंदु यानी कि सेंट्रल पॉइंट का कार्य करता है। LAN के सभी नोड्स केबल द्वारा हब से जुड़े होते हैं। एक लेन के किसी दो नोड्स के बीच होने वाले संचार में समस्त डेटा संकेत हब के माध्यम
से ही होकर गुजरते हैं। हब मुख्यतः निम्न प्रकार के साथियों यहाँ पर होते हैं। कौन कौन से प्रकार के होते हैं वो नाम देखिए, ये साथियों ये हब देख सकते हैं आप। और कौन कौन से होते हैं देखिए, यहाँ पर 3 प्रकार के हैं। एक तो डम्ब हब है, एक स्मार्ट हब है, एक बुद्धिमान हब है। इतने साथियों आपको नाम यहाँ पर एक बार देख लेने। अब देखिए साथियों बैकबोन के बारे में देखिए, ये एक उच्च बैंड विड्थ संयोजक है जिससे अनेक नोड हब जोड़े जा सकते हैं। इतना साथियों यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। एक होता है स्विच हब की तरह एक ऐसी कंप्यूटर नेटवर्क युक्त है जो विभिन्न नोड्स को परस्पर जोड़ने का कार्य यहाँ पर करती है। तो साथियों यहाँ पर आप देख सकते हैं। और अब साथियों इसके जो कंप्यूटर नेटवर्क साथियों हमने पढ़ लिया, इसकी जो महत्वपूर्ण पॉइंट है, महत्वपूर्ण बिंदु है, उस पर एक बार चर्चा करते। देखिए, किसी कंप्यूटर का भरपूर उपयोग तभी संभव जब अन्य कंप्यूटर से जुड़ा हो कि एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर सूचना डाटा के आदान प्रदान को संचार कहते हैं। परंपरागत साधनों से सूचनाओं के आदान प्रदान में काफ़ी समय लगता है तथा इसकी कीमत भी निरंतर बढ़ती जा रही है, जबकि कंप्यूटर की मदद से संचार अति तीव्र गति से होता है तथा लागत भी बहुत कम आती है। ये चीज़ें आपको साथियों यहाँ पर याद करनी है। और तार वाले माध्यम, बिना तार वाले माध्यम हमने देख लिए है। देखिए, तार वाले प्रेषण माध्यमों में यहाँ पर ट्विस्टेड पेयर केबल, यहाँ देखिए कोएक्सियल केबल हो गया और ऑप्टिकल फाइबर केबल है। ये 3 नाम आपको याद करने हैं। और बिना तार वाले देखिए कौन से, रेडियो तरंगे, माइक्रोवेव उपग्रह संचार, इंफ्रारेड किरणें हो गई, वाईफाई हो गया, ब्लूटूथ हो गया। ये चीज़ें आपको यहाँ पर याद रखनी है। संकेत होते हैं एनालॉग और डिजिटल संकेत होते हैं। ये आपको साथ में यहाँ पर क्या करना है, नामों को जो है आपको यहाँ पर छात्र क्या करना है, याद करना है। इस तरीके से साथ में यहाँ पर जो है तीसरा चैप्टर है वो हमारा जो है साथियों कंप्लीट हो चुका है। तो 3 चैप्टर साथियों आरबीएससी 9th क्लास की बुक है साथियों, इसके 3 चैप्टर है वो कंप्लीट हो चुके हैं। और 8 वीडियो साथियों इसी के साथ जो है हमारे कंप्लीट हो चुके हैं साथियों। काफ़ी इंपॉर्टेंट रीट मेंस के लिए और 4th ग्रेड के लिए और 1st ग्रेड के लिए भी साथियों काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो साथियों वीडियो को इसको जो क्लास को अधिक से अधिक शेयर करना ताकि अन्य लोगों के पास साथियों ये क्लास पहुँच जाए। और साथियों वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करना है। और आपने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।